हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानवीर 71। आज हम अगेन कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले HP टेट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कैनल इज कॉल्ड। ईयर कैनल में जो वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन है स्वेट ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है काउपर्स ग्लैंड, चौथा ऑप्शन है सिबेशियस ग्लैंड। तो एज वी नो दैट कि पहला ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता, क्योंकि स्वेट ग्लैंड तो हर जगह ही प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं है कि ईयर में ही प्रेजेंट है। दूसरा ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड जो है वो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास चौथा जो ऑप्शन आ जाता है वो है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड जो हैं वो वैक्सी सेक्रेशन जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो है सिबेशियस ग्लैंड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रेन रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लाइज इन। ब्रेन में रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है पॉन्स, दूसरा ऑप्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस एंड चौथा ऑप्शन है सेरिब्रम। तो कल मैंने आपको शायद रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में ही बोला था कि रेस्पिरेटरी सेंटर पॉन्स में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि रेस्पिरेटरी सेंटर भी 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स आर प्रेजेंट। एक होता है इंस्पिरेटरी सेंटर, एक होता है एक्सपायरेटरी सेंटर एंड एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो पॉन्स में प्रेजेंट होता है। बाकी इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर जो होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। अब न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर है उसका क्या काम है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है कि वो जैसे डॉग्स में कूलिंग इफेक्ट होता है ना, वैसा कुछ है कि वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाता है, लेकिन वो डेप्थ में उस रेट को बढ़ाएगा। जैसे डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, वैसा होगा। अब वैसा डॉग्स में होता है। आपने डॉग्स को गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि वो जीभ बाहर निकाल के सांस ले रहे होते हैं और वो डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। उस चीज़ से क्या होता है, उस चीज़ से उनमें कूलिंग होती है। तो उस चीज़ को न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है डॉग्स में वो कूलिंग इफेक्ट भी लेके आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता है। विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। हमारे पास पहला ऑप्शन है VLDL, दूसरा ऑप्शन है LDV, तीसरा ऑप्शन है HDL एंड चौथा ऑप्शन है ट्राइग्लिसराइड्स। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल्स हैं ना, तो वो जो है वो बेस्ट कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं। जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल्स हैं ना, वो और वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं। जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होते हैं समटाइम वो हमारी आर्टरीज़ में बिल्डअप हो जाते हैं, और जो आर्टरीज़ में ब्लड का फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं करते हैं। उसकी जो वेलोसिटी है उसको कहीं ना कहीं वो चेंज करते हैं। और HDL जो है वो इन लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो हैं उसका 1/3 हिस्सा जो है वो लीवर में ले जाता है, और लीवर में जाके LDL जो है वो वहाँ पे जाके उनका ब्रेकअप हो जाता है और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। मतलब एज वी नो कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, इसका आंसर है HDL। HDL इज़ द करेक्ट आंसर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज इन मैन। पहला ऑप्शन है मम्प्स, दूसरा ऑप्शन है प्लेग, तीसरा ऑप्शन है कॉलेरा, चौथा ऑप्शन है सिफिल्स। तो इसका तो हमें पता ही है कि मम्प्स जो हैं वो एक वायरल डिजीज़ है। इसके अलावा प्लेग जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। प्लेग के बारे में आप अपने बड़े बूढ़ों से सुन सकते हैं कि कैसे कैसे किसी टाइम में कोई ऐसे 50-60 साल पहले कैसे प्लेग आया था और प्लेग ने कितने लोगों की जान ली। कॉलेरा भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, सिफिलिस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बस आपको इनके बैक्टीरिया के नाम पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग बाय ए फुल फोर्सफुल इनहेलेशन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है वाइटल कैपेसिटी, तीसरा ऑप्शन है वेंटिलेशन एंड चौथा ऑप्शन है टोटल लंग कैपेसिटी। जब हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं ना तो हमारी हमारी जो लंग्स हैं वो कितना इनहेल कर पाती हैं उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एज वी नो कि जब हमें अपने अंदर कुछ भरना होता है ना तो हमारी कैपेसिटी देखी जाती है। जैसे अगर हमें अपना पेट ही भरना है तो हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ तक खा के मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। तो कुछ कुछ ऐसी ही ट्रिक्स है, इन सब चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा टोटल लंग कैपेसिटी। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन डेवलपिंग एम्ब्रियो आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन डेवलपिंग जो भ्रूण होता है उसमें आरबीसीज कहाँ पे फॉर्म होती है। पहला ऑप्शन है बोन मैरो, दूसरा ऑप्शन है लिम्फ नोड, तीसरा ऑप्शन है स्प्लीन एंड चौथा ऑप्शन है लीवर। अब बोन मैरो तो इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे में एकदम कोई बच्चा पेट के अंदर पल रहा है तो उसमें एकदम से तो बोन बन नहीं जाएगी। उससे पहले भी तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन होती होगी ना, पहले भी आरबीसी होगी। तो बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लीन तो कहीं से इसके आंसर है ही नहीं। इसका आंसर जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि है लीवर। लीवर इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट एसोसिएटेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन आर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ कौन से एलिमेंट्स जो हैं एसोसिएटेड है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम एंड कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम एंड पोटाशियम। तो ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, मैग्नीशियम कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं। मैग्नीशियम जो है मसल रिलैक्सेशन में हेल्पफुल है और कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। तो कितनी, अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि ह्यूमन में पूछा है कि एम्फीबिया में पूछा है, रेप्टाइल्स में पूछा है, कुछ नहीं बताया इन्होंने। तो अब यहाँ पे कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप लोगों को सबसे पहले तो ऑप्शन देखने कि ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। अब लिखा है 8 लिखा है, 12 लिखा है, 18 लिखा है और 25 लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है हमने 12 के बारे में सुना है, तो आप 12 पे यहाँ पे टिक लगा सकते हो। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर यहाँ पे एम्फीबिया होता, रेप्टाइल होता तो हो सकता है यहाँ पे अलग आंसर होता, 10 हो जाता इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है तो हम ह्यूमन ही कंसीडर करके चलते हैं। तो फिर इस हिसाब से 12 इसका आंसर हो जाएगा कि क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं। अब कुछ लोगों को ना क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। क्रेनियल नर्व्स जो है ना, क्रेनियम बोलते हैं हम अपनी खोपड़ी को, ठीक है, खोपड़ी के अंदर जो है ब्रेन है, तो उससे जो ब्रेन से अराइज होती है ना नर्व, उन नर्व्स को बोला हमने क्रेनियल नर्व्स। इन नर्व्स का फंक्शन क्या है, हमारे टेस्ट से संबंधित हैं, ये हमारे स्मेलिंग से संबंधित हैं, इसके अलावा हमारे फेशियल जो एक्सप्रेशन होती हैं उनसे भी ये संबंधित है। जो हमारे फेस के रिगार्डिंग जो भी है वो सब कुछ क्रेनियल नर्व्स ही करती हैं, चाहे हम देखते हैं, चाहे सुनते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं ना, तो वो क्रेनियल नर्व्स का ही फंक्शन है।
बाकी रही स्पाइनल नर्व्स की बात, तो स्पाइनल नर्व्स स्पाइन से अराइज होती हैं, और स्पाइन तो आपको पता है कि आपकी ब्रेन के एंड से अराइज होती है, स्पाइन नीचे तक जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम हैव, ऐसी फीमेल जिनमें टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्मॉल यूट्रस, दूसरा ऑप्शन है रूडिमेंट्री ओवरी, तीसरा ऑप्शन है अनडेवलप्ड ब्रेस्ट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले तो आपको टर्नर सिंड्रोम का पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। इसमें जैसे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्लेनीफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम में। तो क्लेनीफेल्टर जो होता है वो मेल में, उसमें मेल जो है फीमेल में चेंज हो जाता है, ऐसे कम्प्लीटली तो चेंज नहीं होता, लेकिन मेल में फीमेल आई कैरेक्टर आ जाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल टर्न हो जाती है मेल में, मतलब फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर आ जाते हैं। तो अगर मेल लाइक कैरेक्टर होंगे तो स्मॉल यूट्रस भी होगा, रूडिमेंट्री ओवरीज भी होंगी, और अनडेवलप्ड जो है ब्रेस्ट भी होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये होता है 44 + XO। यहाँ पे एक X जो क्रोमोसोम है, ऐसे क्या होती है फीमेल के लिए 44 + XX होती है ना, यहाँ पे XO हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक X क्रोमोसोम जो है वो नहीं होता है ना। और समटाइम आपने इसको ऐसे भी देखा होगा 45 + XO। तो इसका मतलब जो होता है वो एलोसोम होते हैं, और ये जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम जिनको हम बोलते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, तो उनको बोलते हैं हम एलोसोम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है किसकी हेल्प से हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है डाई हाइब्रिड क्रॉस, दूसरा ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस, तीसरा ऑप्शन है बैक क्रॉस, एंड चौथा ऑप्शन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से पता करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा दो आपने और लॉज पढ़े होंगे, लॉ ऑफ डोमिनेशन पढ़ा होगा, और दूसरा लॉ पढ़ा होगा आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट। वो दोनों लॉ जो हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, आप दो कैरेक्टर साथ साथ में लेते हैं, जैसे आर आर वाई वाई। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर आप ले रहे हैं किसी भी फ्लावर के, या कोई भी आप प्लांट ले रहे हैं, तो इसमें दो कैरेक्टर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोटिपिक रेशियो डैश इज ऑब्टेन इन F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन प्लांट। एक होती हैं जीनोटिपिक और एक होती हैं फिनोटिपिक, है ना। तो मैं पहले आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे ये है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टी टी, ये मैंने लिखा टी टी, और ये मैंने लिखा टी टी, है ना। अब ये आपको पता होगा ये टॉल हुआ, ये भी आपने देखा टॉल हुआ, और ये भी, ये डॉर्फ हो गया, है ना। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें एक ये है और इसमें एक ये है ना। तो अब क्या होगा, अब फिनोटिपिक रेशो का मतलब होता है कि उसके फिजिकल कैरेक्टर क्या होंगे। अब ये टॉल है, ये भी टॉल है, और ये डॉर्फ है, तो इसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगी, इसमें होगी 2:1। लेकिन यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो पूछी है, अगर इसकी जीनोटिपिक रेशो पूछी जाए तो क्या होगी, इसमें होगी जीनोटिपिक होगी, इसमें ये भी सेम है, ये भी सेम है, 1:1:1। ये मैं तीन, क्योंकि ये 3 है तब मैं ऐसा बता रही हूँ। लेकिन जब हम क्रॉस करते हैं तो आपके पास 4 प्लांट आते हैं, ठीक है ना। जब आपके पास 4 प्लांट आएंगे तो उनकी जीनोटिपिक रेशो जो होगी वो 1:2:1 होगी। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसेकेराइड। इनमें से डाइसेकेराइड कौन सा नहीं है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज।
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाइसेक्राइड जो हैं दो मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो मोनोसेक्राइड पूछा है यहाँ पे कि मोनोसेक्राइड कौन सा है, क्योंकि यहाँ लिखा है नॉट ए डाइसेक्राइड। तो आपके पास यहाँ सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, लैक्टोज इज डाइसेक्राइड, माल्टोज इज डाइसेक्राइड। लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन रह जाता है जो कि मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड का मतलब होता है कि आप मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपके पास दो मोनोसेक्राइड यूनिट मिलती हैं आपको। हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। ये तो मुझे लगता है 9th 10th के बच्चे को भी पता होता है। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइनेप्सिस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज। पहला ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है टेक्सोनॉमी, तीसरा ऑप्शन है फिजियोलॉजी एंड चौथा ऑप्शन है फिजिक्स। तो फिजिक्स ही होता है, वो थोड़े ना यहाँ पे आ सकता है ना। और मॉर्फोलॉजी जो होती है वो एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में होती है, इंटरनल कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे पूछा है, लेकिन मॉर्फोलॉजी होती है एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में। टेक्सोनॉमी तो आपको पता है वो क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है। फिजियोलॉजी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन फिजियोलॉजी किसी की इंटरनल जो वर्किंग है ना, कैसे उसमें पानी ऊपर से नीचे तक जा रहा है, कैसे मिनरल अब्जॉर्ब हो रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ है, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं आएगा। यहाँ पे वर्ड यूज अगर लिखा होता अनॉटमी, तो अनॉटमी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, लेकिन अनॉटमी यहाँ पे है नहीं, तो अनॉटमी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे है नहीं तो मैं किसी पे टिक भी नहीं लगाना चाहूँगी। हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, पहला ऑप्शन है पोमोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है पेलियोनोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है फाइकोलॉजी एंड चौथा ऑप्शन है माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी के बारे में आप लोगों को पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। पोमोलॉजी के बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा बताना चाहिए। पोमोलॉजी जो है वो फ्रूट कल्टीवेशन की स्टडी है, फ्रूट को कैसे कल्टीवेट करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो पोमोलॉजी है। पेलियोनोलॉजी जो है वो पोलन ग्रेन की स्टडी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पेलियोनोलॉजी। पेलियोनोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आप हम लोगों को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू।